जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये हमारे पास जो मौजूदा फसल है जो आप देख रहे हैं ये है बाजरा। और आमतौर पे बाजरा जो है हम लोग मिलेट के नाम से इसको जानते हैं। ये हम आमतौर पे परिंदों के लिए यूटिलाइज करते हैं। सेकंड क्रॉप इज़ सनफ्लावर। ये एक ऑयल सीड क्रॉप है और इसको ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन हमारे पास थर्ड क्रॉप जो है वो टोबैको है। एक मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया जाता था। अब दुनिया में वाइडली जो है इसको ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग सिगरेट्स एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं। टोबैको एक खरीफ क्रॉप है। केपीके के इलाके में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। मर्दान और पेशावर में आम तौर पे ये इसके सूटेबल एरियाज़ हैं। अगर ये खरीफ क्रॉप है तो अप्रैल मई के अंदर इसकी सोइंग होती है। जस्ट लाइक राइस, इसकी भी पहले नर्सरी बनाई जाती है और फिर इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं इनटू द फील्ड। इसकी हाइब्रिड वेराइटीज़ जो हैं वो वर्जीनिया है। और फिर उसके बाद ये है कि पहले इसको नर्सरी में लगाया जाता है। जब ये एक सफिशेंट हाइट और ग्रोथ ले लेती है तो फिर इसको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पास सेकंड क्रॉप है मेज़। मेज़ एक खरीफ क्रॉप है और फूड ग्रेन के तौर पे यूज़ होती है। इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें ख़ास तौर पे मेज़ फ्लोर है, कॉर्न फ्लोर है। और फिर उसके बाद उसी कॉर्नफ्लोर से मुख्तलिफ़ आइटम्स और कस्टर्ड वगैरह के अंदर यूटिलाइज़ किया जाता है। मेज़ के अंदर ख़ास तौर पे एडिबल ऑयल भी निकालते हैं। और फिर उसके बाद फॉडर के तौर पर एनिमल और पोल्ट्री के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें तो इसकी जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। 50 से 500 मिलीमीटर जो रेनफॉल एनुअली वो रिक्वायर्ड है। और एक अहम बात बताता चलूँ कि मेज़ किसी आम ज़मीन पे नहीं हो पाती। इसके लिए बड़ी अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, जस्ट लाइक शुगर केन और राइस चाहिए होती है। देन हमारे पास मिलेट, जिसके पीछे आपने तस्वीर भी देखी थी, इसे हम लोग ज्वार या बाजरा भी कहते हैं। ये भी फूड ग्रेन है। ये आमतौर पर बारानी इलाकों के अंदर जहाँ पर गंदम नहीं हो सकती या पानी की मिकदार बहुत कम है वहाँ पे मिलेट को इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उसके बाद ये है कि ये इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ फॉडर। इसकी जो क्रॉप है, प्लांट्स के जो स्टेम है उसको फॉडर के तौर पे यूज़ करते हैं एनिमल्स के लिए। और जो इसके दाने हैं वो पोल्ट्री के अंदर आप यूज़ करते हैं मुख्तलिफ फूड के तौर पर, उनके फूड के तौर पर। ठीक है, फिर उसके अंदर ख़ास तौर पे मज़ीद ये है कि ये भी एक ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। जी, ये एक ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप है। ये आम तौर पे ऐसे इलाकों में होती है जहाँ पानी रेनफॉल बहुत कम हो, तो इन इलाकों के अंदर बखूबी होती है। देन हमारे पास ऑयल सीड्स हैं, तो उसमें सनफ्लावर, सोयाबीन, रेप सीड, मस्टर्ड ऑयल, लीन सीड, कैस्टर सीड, ये मुख्तलिफ क्रॉप्स आ जाती हैं। इनके नाम एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि कुछ ऑयल सीड क्रॉप्स के नाम लिख दो। और ऑयल प्रोडक्शन के लिए मेन इस्तेमाल होती है। गवर्नमेंट बहुत सारे फार्मर्स को इस चीज़ की इंसेंटिव भी देने की कोशिश करती रहती है कि ताकि जो है फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रो करें। और फिर उसके बाद ये भी है कि ये हम लोग इसमें अच्छी खासी पाकिस्तान में इसकी कमी भी ऑयल सीड क्रॉप्स की, और तकरीबन 60 to 70% जो है वो हम ऑयल अपना हर साल दूसरे ममालिक से जो है इंपोर्ट करते हैं। और फिर हमारे पास नेक्स्ट है पल्सेस। पल्सेस जो हैं आपको पता है दाल, माश, मसूर, मूंग, ये है ये जितनी भी दालें होती हैं प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं और प्रोटीन का बड़ा एक्सेलेंट सोर्स भी हैं। फिर उसके बाद लोकल डाइट में भी हमारे लोग आमतौर पे इनको यूटिलाइज़ करते हैं। हाई लेकिन ये अगर क्रॉप्स की बात करें तो इनके लिए मेहनत काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो बहुत सारे फार्मर इनको वो वाली अहमियत नहीं देते बिकॉज इसके ऊपर मेहनत काफ़ी इनको हार्वेस्ट करने और ग्रो करने में लगती है। इसमें मूंग, माश, मसर और ग्राम्स ये फेमस पल्सेस हैं। और फिर उसके बाद ये है कि फ्रूट्स जो हैं हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे मुख्तलिफ़ जगहों पे पाए जाते हैं। और डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में डिफरेंट फ्रूट्स हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें मकरान और खैरपुर में, सिंध में बहुत अच्छी किस्म की डेट्स, और हैदराबाद का बनाना जो है, और सरगोदा का जो माल्टा है। और इसी तरह आप देखें कि सिंध और पंजाब के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे मैंगो की ग्रोथ के लिए, सदर्न पंजाब में मुल्तान बहुत अच्छा नाम रखता है फॉर द मैंगो क्रॉप। तो इसी तरह मुख्तलिफ और एलमंड है, एप्पल, एप्रिकॉट, ये कोयटा और वज़ीरिस्तान के इलाकों में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं।
और एप्पल जो है और एप्रिकॉट जो है, अगर उनकी बात करें ख़ास तौर पे, तो स्वात और हुंजा में बहुत ज़्यादा ये क्रॉप होती हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरी तरफ लाइफ स्टॉक फार्मिंग में। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग क्या है? जब हम जानवरों को पालते हैं फार्म लैंड पे, तो दैट इज़ कॉल्ड लाइफ स्टॉक फार्मिंग। उनके लिए हमें ग्रेजिंग लैंड्स, ये शामिलात चाहिए होते हैं, और ये फार्मर्स के अंदर एक बड़ा रिस्पेक्टेबल पेशा भी है। हमारे यहाँ सबसिस्टेंस लाइफ स्टॉक फार्मिंग की जाती है ज़्यादातर, और जिसमें फार्मर्स सिर्फ अपने घर की नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो है वो जानवरों को पाल रहे होते हैं। और फिर उसके बाद ये याद रहे कि नोमैडिक लाइफस्टाइल बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, कि लोग अपनी जानवरों को पालते हैं, एक जगह पे उनको चारा खिलाते हैं और फिर उसको लेके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इसमें जब जो नोमैड्स होते हैं वो एक जगह पे परमानेंटली नहीं रहते, वो वहाँ पर तब तक रहते हैं जब तक वहाँ पे पानी और फूड अवेलेबल होता है, और फिर वो अपने जानवरों को वहाँ से लेके चले जाते हैं किसी दूसरे इलाके में। तो जो है शीप है, गोट है, कैमल है, ये यूली डिफरेंट एनिमल्स है जो कि इस दौरान में पाले जाते हैं। शीप और गोट जो है वो सोर्स ऑफ मिल्क भी है और सोर्स ऑफ मीट भी है। और फिर उसके बाद ये भी है कि वेयर एवर दे फाइंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर उनको मिल जाए ज़मीन एनिमल्स के लिए, ख़ासतौर पे चारे वाली ज़मीन या झाड़ियाँ या फालतू घास, वहाँ पे ये जानवर अपने ले जाते हैं और उनको वहाँ पर फीड करवाते हैं। ट्रांस ह्यूमन्स का फिनोमेना बड़ा कॉमन है। ये इंटरनल सीजनल माइग्रेशन है। जब भी मौसम थोड़ा सा हार्श होता है तो फार्मर एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाता है ताकि उस हार्श वेदर से वो बच सके और उससे अपने जानवरों को बचा सके। तो ये आमतौर पे फिनोमेना पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो विंटर में नज़र आता है। नारान के लोग जो हैं अपने जानवरों को लेके तो वो एबटाबाद में आ जाते हैं। तो पंजाब में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन पाकिस्तान में रहती है वो सेटल्ड पॉपुलेशन है। ये वो लोग हैं जो कि सबसिस्टेंस लाइफ स्टॉक पे अपना गुजारा करते हैं, ख़ास तौर पे पंजाब, और दूसरा सिंध के अंदर भी बड़ा कॉमन है। काऊ और हैन, ये साथ एनिमल्स के साथ दूसरे मेमल्स के साथ ये काऊ और हैन भी रखते हैं। और फिर उसके बाद जो एक्सेस मिल्क है उसको वो बटर और घी के ज़रिए बटर और घी उससे बनाते हैं और उसके लिए यूटिलाइज़ करते हैं। देन अगर हम लोग मज़ीद इसकी बात करते हैं तो आगे चल के सेटल्ड पॉपुलेशन जो है वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग एक और तरीके से भी करती है, जैसे कि वो जानवर पालते हैं तो वो डेयरी फार्म्स के ऊपर जानवरों को पालते हैं। डेयरी फार्म्स बड़े कॉमन है पाकिस्तान में, और ये डेयरी फार्म्स पे काऊ भी रखी जाती हैं, यहाँ पर बैफलोज भी रखी जाती हैं, और इनका पर्पज़ क्या होता है? दूध और इसकी दीगर प्रोडक्ट्स को डेवलप करना। कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग की हम लोग बात करें तो कमर्शियल स्केल पे डिफरेंट फार्मर्स जो हैं वो लाइफ स्टॉक को ग्रो करने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स, मॉडर्न फार्म्स और फिर शेड्स यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल पे भी प्राइवेट ऑनर्स करते हैं, लार्ज स्केल पे इस टाइम पाकिस्तान में मिलिट्री फार्म्स पे की जा रही है। और फिर उसके बाद देखेंगे लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है बड़ी फेमस हो चुकी है, और उसके अंदर ये भी है कि अब चूँकि साइंटिफिक मेथड्स के ज़रिए की जा रही है तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा अर्न कर लेता है फार्मर इस हवाले से। इसमें कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंदर आप देख सकते हैं सेट ऑफ काउज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और इनके साथ ही मिल्किंग मशीन्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। तो कमर्शियल स्केल पे जब भी करते हैं हम उनको मैकेनाइज्ड वे के अंदर किया जाता है। फिर उसके बाद आप ये देखो कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक फार्मिंग के ना सिर्फ काओ की मद में की जाती है बल्कि हैन वगैरह भी इस सिनेरियो के अंदर उनको भी उनको पालने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए भी बड़े बड़े फॉर्म्स मौजूद हैं, जिनमें एटमॉस्फेयर की कंट्रोल बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म से, बड़े स्ट्रिक्ट अंदाज से किया जाता है ताकि किसी किस्म की बीमारी जो है उनमें ना फैले। दैन हमारे पास लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज पाकिस्तान में कैटल भी है, बैफलोज भी हैं। कैटल जो हैं वो फार्म एनिमल्स हैं, प्लोइंग के लिए यूज़ भी किए जाते हैं, और ड्राफ्ट पर्पसेस के लिए, यानी लोड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए, फॉडर, ये वो तमाम चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत अच्छा सोर्स हैं गोश्त का, दूध का। और पाकिस्तान की जो फेमस वैरायटीज़ हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे जो हमारे पास साई वाली नस्ल है काओ की, ऑस्ट्रेलियन है, ये बहुत फेमस है। बैफलोस की बात करें तो हम लोग नीली रावी नस्ल अलहदा से, और कुंडी नस्ल जो है अकेली नीली, फिर नीली रावी और कुंडी नस्ल जो है वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है।
ये कुछ कैटल्स हैं। फिर हमारे पास आप ये देखें कि शीप एंड गोट फार्मिंग भी हो रही है कमर्शियल स्केल में, और बहुत सारा मीट पाकिस्तान से मटन जो है वो एक्सपोर्ट भी होता है। और लार्ज ग्रेजिंग फील्ड्स पंजाब में भी मौजूद हैं, केपीके में भी मौजूद हैं और बलूचिस्तान में भी मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा केपीके में है, तो शीप और गोट की वहाँ पर फार्मिंग बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। पोल्ट्री की हम लोग बात कर चुके हैं कि वो सोर्स वहाँ पे गोश्त और अंडे जो है वहाँ पे मेन सोर्स हुआ करता है इस तमाम तर स्टेप्स का। तो इसके अलावा जो है इम्पोर्टेंस क्या है, आपको गोश्त, अंडे, खाल, दूध, ये तमाम तर चीज़ें लाइफ स्टॉक से मिलती हैं। तो ना सिर्फ मिल्क का एक बहुत अच्छा सोर्स है, बटर, घी, एग्स, हाइड, स्किन, वूल, ये तमाम तर मेजर प्रोडक्ट्स हैं। पाकिस्तान की 45% जो वर्क फोर्स है वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो लाइफ स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड है, और तकरीबन जीडीपी का 10% जो है वो इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है। ये ड्राफ्ट पर्पसेस के लिए एनिमल्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये प्लोइंग पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बाज़ात काओ को यूज़ करते हैं, बाज़ात पाकिस्तान में बैफलो को यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ लाइफ स्टॉक के भी कुछ हैं, और वो ये है कि हम लोग उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे उनकी रियरिंग नहीं कर रहे, उनको ग्रेजिंग करवाने के लिए हेल्दी सोर्सेज नहीं है। और फिर उसके बाद देखें कि ब्रीडिंग मेथड्स बहुत पुराने हैं, जो आज से हमारे आबा अजदाद यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ना होने के बराबर है। फील्ड हॉस्पिटल्स नहीं है। अगर मैं बात फैसलाबाद सिटी की करूँ तो इसके साथ 4 से 5 तहसीलें मुंसलिक हैं, और उसमें सिर्फ एक एनिमल हॉस्पिटल है। अब हम लोग चलते हैं एक बड़े डिफरेंट फिनोमेना जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं, ज़मीनी कटाव कहते हैं इसको। ये किस वजह से होता है? ये ओवर ग्रेजिंग की वजह से होता है, ये दरख्त काटने की वजह से होता है, और इसके अलावा जो है माइनिंग की वजह से होता है। ये ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है कि जितनी भी घास है वो ख़त्म हो जाती है, सॉइल रेन वाटर के लिए एक्सपोज हो जाती है, और जब रेन आती है तेज़ी से पानी इकट्ठा होता है और वो फ्लो करता है तो ज़मीन को बहुत सारी जगहों से काटना शुरू कर देता है। लाइफ स्टॉक लैंड रिफॉर्म्स की हिस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में 3 ड्यूरेशन में लैंड रिफॉर्म्स हुई हैं। उसमें ख़ास तौर पे अयूब खान के टाइम में 1959 में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के टाइम में 1972 में, और ज़ियाउल हक के टाइम में 1977 में हुई हैं। और फिर उसके बाद ये भी है कि ये लैंड रिफॉर्म्स, इनका पर्पज़ एक ही था कि ज़मीनों को तकसीम करके एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाया जा सके। और ये बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स कामयाब बहुत हद तक नहीं हो सकी, और उसकी मेजर रीज़न क्या है? मेजर रीज़न उसके अंदर ख़ास तौर पे हमारे बड़े फार्मर्स का सवियर इन्फ्लुएंस है, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लैक ऑफ सिंसेरिटी है। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन उसके बाद हमारे पास फार्मिंग कैसे एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करती है। अगर आप फार्मिंग को करते हैं और आप बहुत सारे एनवायरनमेंट की केयर नहीं करते तो वो फार्मिंग जो है वो नुकसानदेह भी हुआ करती है। केमिकल फर्टिलाइज़र जो आप यूज़ करते हैं वो बहुत सारे यूज़फुल इंसेक्ट्स को जो है फर्टिलाइज़र जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं वो प्लांट्स को ग्रोथ तो देते हैं, लेकिन होता ही है कि ये फर्टिलाइज़र समटाइम मुज़र सेहत भी होते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड जो हम अप्लाई करते हैं क्रॉप्स में, ना सिर्फ वो यूज़फुल इंसेक्ट्स को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात जब वो प्लांट्स का हिस्सा बन जाती हैं, उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं और ह्यूमंस उनको यूटिलाइज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी ये शदीद नुकसानात पहुंचाती हैं। और फिर उसके बाद ये भी है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बहुत सारे डिजीज़ भी ह्यूमन में करने का सबब बन रही हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसा मौजूद है जहाँ पर ये बात वाज़ेह तौर पे जो पता चली है कि यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है बहुत सारे केसेस के अंदर। इसके अलावा ये है कि वेजिटेशन जो है जब हम बहुत सारी रिमूव करते हैं तो उसके भी जो है नुकसानात हैं। सॉइल इरोजन ट्रिगर हो जाता है उससे, और रिपीटेड इरिगेशन अगर किसी इलाके को करते हैं पेरिनियल कैनाल्स के ज़रिए तो उससे वाटर लॉगिंग और जो है सैलिनिटी का प्रॉब्लम आ जाता है। वाटर लॉगिंग कंडीशन क्या है आप पिक्चर में देख सकते हैं, दैट इज़ कॉन्टीन्यूसली द स्टे ऑफ वाटर इनटू द रूट जोन। पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और ये पानी यहाँ पर मौजूद रहता है फील्ड में, और फील्ड दीगर चूँकि वो फील्ड में मौजूद रहता है तो जितने भी दीगर प्लांट्स होते हैं वो उससे उनकी डेथ हो जाती है,
और सम टाइम ऐसे होता है कि ये जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और जब ये अंडरग्राउंड वाटर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से ऊपर की जानिब आ रहा होता है तो साथ बहुत सारे सॉल्ट्स ले आता है, और टॉप सॉइल के अंदर क्या है कि सॉल्ट्स का प्रॉब्लम भी आ जाता है, और वो जब ये पानी डिहाइड्रेट हो जाता है या सनलाइट की वजह से या किसी और वजह से, तो टॉप सॉइल में जो सॉल्ट्स आए होते हैं वो वाज़ह तौर पे नज़र आने लगते हैं। जैसे हम इस स्लाइड में देख सकते हैं कि आप ये देखें कि सॉल्ट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे सॉइल के अंदर नज़र आना शुरू हो गए हैं। और फिर उसके बाद ये किस तरह रोका जा सकता है? आप कैनाल्स की लाइनिंग कर दें, उनको पक्का बना दें ताकि अंडरग्राउंड वाटर में बहुत सारा पानी ना जा सके। एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और वो कैसे की जा सकती है कि हम ज़्यादा दरख्त लगाएं, हम जो चीज़ें नुकसान पहुँचा रही हैं जिसमें वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी है, इनको रोकें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से ये है कि सॉइल का जो पानी है वो बार बार यूटिलाइज़ हो जाता है, और इस तरह तरीके से वो बहुत सारे मुज़र अथसात से बच जाती है। तो एफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेस्ट फुट हिल्स और इवन स्लोप ऑफ द माउंटेन्स पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से फॉरेस्ट लगाते हैं तो जो लैंड स्लाइड्स आती हैं या फिर हैवी रेनफॉल में पानी फ़्लो करता है वो बहुत कम हो जाता है, और फ्लड्स का फिनोमेना भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब हमें सॉइल मैनेजमेंट अगर आपने करनी है तो उसकी किस तरह से की जा सकती है? एफॉरेस्टेशन के ज़रिए की जा सकती है। ओवर क्रॉपिंग को हमें रोकना चाहिए। ओवर क्रॉपिंग क्या कि एक एक साल में 4-4 5-5 फसलों का लेना, और कैश क्रॉप्स का हर साल एक ही पैटर्न पे ग्रो करना भी सॉइल की तबाही मचा देता है। तो इस तरह से किस तरह इससे जान छुड़वाई जा सकती है कि अगर आप जो है वो क्रॉप्स को इस तरह से लगाएं कि 2 साल फसल लें और 6 महीने के लिए फिर कोई फसल ना लें, और सॉइल को रेस्ट टाइम दें। उसमें जितने भी जो जड़ी बूटियाँ ग्रो करती हैं उनको रूटावेट करके सॉइल के अंदर मिक्स कर दें। तो ये मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं जिनसे आप ख़ास तौर पे अपनी सॉइल की हेल्थ को बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये जो चैप्टर है ये कैम्ब्रिज के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों से लाजमी शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।